हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सब लोग? तो वेलकम वंस अगेन टू द कंबाइंड लाइव लेक्चर ऑफ जोश एंड जुनून बैच। जोश बैच जो टारगेट कर रहा है नीट 2024 को 11th क्लास के स्टूडेंट्स, और जुनून बैच जिसमें 12th और ड्रॉपर्स हैं जो नीट 2023 को टारगेट कर रहे हैं। बच्चों, परसों रिजल्ट आया था, काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है एंड ऑब्वियस सी चीज़ है, जब सिलेक्शन नहीं होता है तो दुख होता है ना। वैसे हर बच्चे को पता था रिजल्ट के पहले कि वो सिलेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी जिस दिन रिजल्ट आता है तो एक बार निराशा तो होती है। बट निराश नहीं होना है। यदि आपने सोच रखा है कि मुझे डॉक्टर बनना है तो ये वो समय है जिसको आपको वेस्ट नहीं करना है। इनफैक्ट एनालिसिस करना है कि वो क्या गलतियां रही, क्या कमियां रही जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, या हम क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं जिसकी मदद से नेक्स्ट ईयर हमारा शॉर्ट सिलेक्शन हो बच्चों, है ना। तो क्या क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और नीट 23 के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसके ऊपर कल ही बच्चों चैनल पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया है बाय द नेम ऑफ मोस्ट सेशन मोटिवेशन एंड स्ट्रेटेजी सेशन। तो उसको जरूर देखें, आपको फायदा मिलेगा और आपको नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन में अपने चांसेस इंक्रीज करने में डेफिनेटली मदद मिलेगी। और जो हमारी यूट्यूब जनता है जो पहली बार इस वीडियो को देख रही है, उनको मैं बता दूं बच्चों, दिस वाज अ लाइव लेक्चर जो हमारे प्रीमियम बैच स्टूडेंट्स के लिए होता है। बट बाद में बाकी की जो यूट्यूब जनता है और जो हमारे फ्री प्लान में बच्चे, उनको भी ये अवेलेबल करवाया जाता है। तो यदि आप भी हमारे साथ नीट बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि हमारी जो बायोलॉजी लर्निंग ऐप है, सोचिंग ऐप, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। दूसरा काम ये करना है कि यदि आप मुझसे अपने बायोलॉजी डाउट्स पूछना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और तीसरा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। लोकोमोशन एंड मूवमेंट हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है वो हमने देख लिया था बच्चों। वहां पर मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम दो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, एक मस्कुलर सिस्टम और दूसरा स्केलेटल सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में मेनली हम डिटेल में क्या देखने वाले हैं, स्केलेटल मसल्स को, उनका स्ट्रक्चर एज वेल एज मैकेनिज्म ऑफ कंट्रैक्शन। साथ में लास्ट में कुछ मिसलेनियस चीजें भी देखेंगे, जैसे रेड एंड व्हाइट मसल फाइबर्स में डिफरेंस क्या होता है बच्चों। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी मैं आपको बताऊंगा रिलेटेड विद मसल्स। इसके अलावा हमें क्या पढ़ना है बच्चों, स्केलेटल सिस्टम पढ़ना है जिसमें बोन्स एंड कार्टिलेजेस होती है। लास्ट में चैप्टर के हम डिसऑर्डर्स भी पढ़ेंगे जो मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंसेस देखे थे बिटवीन द टाइप्स ऑफ मसल्स, स्केलेटल मसल, विसरल मसल, कार्डियक मसल। सारे डिफरेंसेस आई होप आपने याद कर लिए होंगे, आपको समझ में भी आ गए होंगे बच्चों। अब आज का जो लेक्चर है इसमें हम स्टार्ट करेंगे बच्चों स्केलेटल मसल। और एनसीईआरटी के अंदर इस चैप्टर में जो मस्कुलर सिस्टम वाला पार्ट है, टॉपिक है, उसमें इसी टाइप की मसल को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो आपके सिलेबस में जो मसल टाइप डिटेल में आता है बच्चों, वो ध्यान रखना, स्केलेटल मसल है। जो विसरल यानी कि स्मूथ मसल्स है और जो कार्डियक मसल्स है वो आपके डिटेल में सिलेबस में नहीं है, वो आप एमबीबीएस में जाकर पढ़ोगे, है ना, मेडिकल कॉलेज में जाकर पढ़ोगे। और मुझे विश्वास है कि सभी बच्चों का जो भी अभी इस समय इन लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं और ईमानदारी से पूरे साल पढ़ाई करेंगे, उनका सिलेक्शन जरूर होगा। वो अगले साल, या जो बच्चे 24 में नीट देने वाले हैं वो 24 में डेफिनेटली मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे, है ना। तो मैं यही चाहूंगा कि भाई सबका ड्रीम मेरी तरह एक ही बार में पूरा हो, क्यों हम मल्टीपल अटेम्प्ट दें। लेकिन यदि डॉक्टर बनना है, एक बार में सिलेक्शन नहीं हो तो हमें डिमोटिवेट नहीं होना। चाहे 2 अटेम्प्ट लगे, चाहे 3 अटेम्प्ट लगे, हमें करना ही करना है बच्चों। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, मेरा खुद का पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है विकास, जो मतलब कई लोग कहते हैं कि क्या मतलब है 5 अटेम्प्ट में या 6 अटेम्प्ट में नीट क्लियर करने का, लेकिन उसने किया, है ना। और नहीं करता तो बेटा, कई लोग कहते हैं कि इतनी जो है, इतना टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब है, आप डॉक्टर बन भी जाएगा तो क्या होगा, डेफिनेटली होगा बच्चों। क्योंकि चाहे उसने 5 साल खराब करे हो, 5 अटेम्प्ट देने के बाद उसका 6ठे अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ, लेकिन अब वो प्री फाइनल सेकेंड लास्ट ईयर में आ गया, थर्ड ईयर में आ गया है, और जब वो डॉक्टर बन जाएगा तो वो 5 साल इतने मायने नहीं रखेंगे, है ना। 1-2 साल में सब कवर हो जाते हैं इस प्रोफेशन में। यदि आदमी बहुत मेहनत से काम करे, ईमानदारी से काम करे, तो फाइनेंशियली जितना भी लॉस हुआ होगा ना 4-5 साल में, 1 साल के अंदर कवर हो जाएगा, तो उसका कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो हेड्स ऑफ टू हिम। स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। तो बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल में पहला पॉइंट क्या है, स्केलेटल मसल्स आर एसोसिएटेड विद स्केलेटन। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिफरेंसेस में बताया था। इनको स्केलेटल मसल कह ही क्यों रहे हैं, क्योंकि ये हमारे स्केलेटन सिस्टम से एसोसिएटेड होती है, यानी कि बोन्स से जुड़ी हुई होती है। जैसे हमारे हाथों की मसल्स अपर लिम्स की, लोअर लिम्स पैरों की मसल्स,
ये सब हमारे हाथ और पैरों की बोन्स के साथ जुड़ी हुई है, तभी इनको हम कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं। यदि ये अटैच नहीं हो अपने एंड से तो फिर इनको हम काम में नहीं ले पाएंगे। और क्योंकि ये स्केलेटन के साथ जुड़ी हुई थी, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज स्केलेटल मसल्स। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिफरेंसेस में देख लिया था, ये पॉइंट भी कवर हो गया था कि दे आर वॉलंटरी इन नेचर। वॉलंटरी नेचर का क्या मतलब है कि हम अपनी मर्जी से, अपने विल के अकॉर्डिंग इनका कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि जब आपकी इच्छा नहीं होती तब भी आपका हाथ ऐसे 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 चल रहा हो, है ना। जब आपकी इच्छा होती तभी आप हाथ का मूवमेंट करते हो, नहीं तो नहीं करते हो। इसका मतलब क्या है, दीज मसल्स आर वॉलंटरी इन नेचर। थर्ड पॉइंट बच्चों, दीज आर स्ट्राइटेड और स्ट्राइप्ड। ये भी मैंने एक्सप्लेन करा था लास्ट लेक्चर में इन द डिफरेंसेस कि ये जो स्केलेटल मसल्स होती है, इनको जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे बच्चों, इनके मसल फाइबर्स के सरफेस पे आपको ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट एरियाज या बेंड्स दिखेंगे, जिनको हम कहते हैं स्ट्राइशंस, हिंदी में धारियां, जैसे टाइगर के बॉडी के ऊपर होती है बच्चों। क्या रीजन होता है इन स्ट्राइशंस का, वो आज के लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन आज के लेक्चर में। अभी हम जब डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चों स्केलेटल मसल फाइबर का, तो वहां पे ये पॉइंट कवर होगा। ठीक है। एक और चीज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कि ये जो स्ट्राइशन से नॉट ओनली ऑन द स्केलेटल मसल लेकिन कार्डियक मसल पे भी मिलते हैं, ये भी आपको याद रखना है बच्चों। फिर दे इजिली गेट फटीग, थक जाती हैं। इनका आप ओवर यूज करोगे, ज्यादा यूज करोगे तो फिर इनमें थकान होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चों मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और इस एटीपी का प्रोडक्शन होता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू। यदि ऑक्सीजन की सफिशिएंट अवेलेबिलिटी तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां पर एटीपी प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है। लेकिन जब आप कोई विगरस एक्सरसाइज करते हैं, बहुत तेजी से बहुत देर तक दौड़ रहे हैं, तो होता क्या है कि मसल को जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है धीरे धीरे उतनी मिलना कम हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई के थ्रू पहुंची है, जिसकी एक लिमिटेशन है। तो फिर मसल के अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा कंट्रीब्यूट करने लग जाता है एनर्जी प्रोडक्शन में, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू, और उसके थ्रू एटीपी कम मिलती है, यानी कि एनर्जी की कमी होने लग जाती है। प्लस जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है बच्चों, तो एक प्रोडक्ट भी बनता है लैक्टिक एसिड, जो मसल्स में इकट्ठा होने लग जाता है, डिपॉजिट होने लग जाता है। जब ये लैक्टिक एसिड जरूरत से ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है तो हमारी मसल्स में दर्द होने लग जाता है, और जो कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स थी वो वीक होने लग जाती है, कमजोर होने लग जाती है। हमें ऐसा लगता है कि अब हम दौड़ नहीं पाएंगे, मसल्स में दर्द हो रहा है, थकावट हो रही है, दैट इज एक्चुअली व्हाट, फटीग। फिर जब आप रेस्ट करते हो तो मसल्स में से ये लैक्टिक एसिड निकल जाता है इनटू द ब्लड, ब्लड से लिवर में जाता है और उसको फिर से ग्लाइकोजन में, यानी कि एक एनर्जी स्टोरिंग कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो आपके मसल की थकावट दूर हो जाती है, 1-2 घंटे में आप वापस से दौड़ सकते हो, है ना। तो फटीग के बारे में भी आगे आएगा बच्चों, पढ़ेंगे डिटेल में। आगे देखते हैं। ईच मसल फाइबर इज कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एंडोमाइसियम। अब यहां से नई चीजें चालू हो रही है आज के लेक्चर में। ये तो हमने जो अभी तक पॉइंट्स देखे थे अपन लास्ट लेक्चर में भी देख चुके थे। तो बच्चों होता क्या है, हर स्केलेटल मसल, जैसे अपन बात करें यहाँ पर बाइसेप्स होती है, यहाँ पर ब्रेकियोरेडियलिस होती है बच्चों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स आते हैं, थाई में क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस होती है, हैमस्ट्रिंग मसल्स होती है बच्चों। तो ये जो मसल्स अभी मैं जो नाम ले रहा हूँ, दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ स्केलेटल मसल। और हर स्केलेटल मसल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं, है ना। हर स्केलेटल मसल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं बच्चों। हर एक मसल फाइबर कवर्ड होता है, प्रोटेक्टेड होता है बाय अ थिन लेयर ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। अभी लूज कनेक्टिव टिश्यू कहां पढ़ेंगे हम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, उस चैप्टर में एनिमल टिश्यूज में पढ़ेंगे बच्चों। टाइप्स ऑफ टिश्यूज में वहां पर हम एपिथेलियम पढ़ते हैं, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू के भी फर्दर टाइप्स होते हैं, उनमें से एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। अभी सिर्फ इतना याद कर लो, है ना, बाकी डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को भी हम। तो ईच मसल फाइबर इज कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, एंडोमाइसियम। क्या कहते हैं, एंडोमाइसियम। तो इसको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम व्हिच इज गिवन इन एनसीईआरटी, है ना। इस डायग्राम की मदद से समझते हैं बच्चों, ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए और एनसीईआरटी का डायग्राम भी हमारा कवर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपको एक मसल का सेक्शन दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है मसल का, पूरी मसल का, है ना। अब देखो बच्चों, जब आप इस क्रॉस सेक्शन को देखोगे, ध्यान से देखना, अब इसमें अपन कलर चेंज कर लेते हैं जो इजीली विजिबल हो। तो देखो, ये एक मसल बंडल है। क्या है, ये एक मसल बंडल है जिसमें बहुत सारे मसल फाइबर्स हैं। ये दूसरा मसल बंडल, यहां पर देखो, ये तीसरा मसल बंडल है बच्चों, ये फोर्थ मसल बंडल, इसके नीचे सिक्स्थ मसल बंडल। इसका मतलब क्या है, यहां पर जो आपको मसल दिखा रखी है इसके अंदर देयर आर 6 मसल बंडल्स। तो हम कह सकते हैं मसल किससे मिलकर बनती है, मसल बंडल्स से। और हर मसल बंडल के अंदर आपको क्या मिलेंगे, बहुत सारे मसल फाइबर्स।
और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोल दिया था क्योंकि मसल्स के अंदर जो मसल सेल्स होती है वो लंबी होती है, थ्रेड लाइक होती है, फाइबर लाइक होती है, इसलिए मसल सेल्स को हम मसल फाइबर्स भी बोलते हैं। और पूरे चैप्टर में जहां जहां मैं मसल फाइबर वर्ड यूज करूंगा इसका मतलब मैं मसल सेल बोल रहा हूं, तो हम कह सकते हैं हर मसल बंडल में बहुत सारी मसल सेल्स यानी कि मसल फाइबर्स प्रेजेंट है। यहां पर इस वाले पार्ट ऑफ द डायग्राम में ये मसल फाइबर्स आपको बाहर निकाल के दिखाए हुए हैं बच्चों। तो अभी जो हमने पॉइंट पढ़ा है कि ईच मसल फाइबर, एक मसल फाइबर अपन अलग से बना लेते हैं, है ना। तो सपोज करो बच्चों यहां पर हमने ये एक मसल फाइबर बनाया, ये एक मसल फाइबर बनाया, है ना। इस तरह के बहुत सारे मसल फाइबर्स एक मसल बंडल में होते हैं। तो ईच मसल फाइबर इज कवर्ड बाय अ थिन लेयर, इज प्रोटेक्टेड बाय अ थिन लेयर ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। हर मसल फाइबर के ऊपर आपको एक थिन लेयर मिलेगी, किसकी बच्चों? लूज कनेक्टिव टिश्यू की, जो उसको कवर करके रखती है ना। और ये जो कवरिंग होती है मसल फाइबर मसल सेल के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की, लूज कनेक्टिव टिश्यू की, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं एंडोमाइसियम। क्या बोलेंगे? एंडोमाइसियम। पहले डायग्राम में से समझ लेते हैं सारे पॉइंट्स, फिर अभी थ्योरी पढ़ लेंगे अपन। क्लियर है ये वाला पॉइंट सबको? अब कई मसल फाइबर्स मिलकर एक पूरा मसल बंडल बना रहे हैं, और ये जो मसल बंडल बनेगा बच्चों, आप यहां पर देख सकते हो जो मसल बंडल है इसके ऊपर भी कवरिंग है। तो ईच मसल बंडल इज ऑल्सो कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। जैसे यहां पर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर मसल फाइबर को प्रोटेक्ट कर रही थी, वैसे ही लूज कनेक्टिव टिश्यू की लेयर एक मसल बंडल को भी प्रोटेक्ट करती, कवर करती। हर मसल बंडल के बाहर भी आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू की लेयर मिलेगी बच्चों। तो मसल बंडल के बाहर ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पेरीमाइसियम। क्या बोलते हैं बच्चों? पेरीमाइसियम। ध्यान रखना, पेरी मीन्स अराउंड, अराउंड मसल बंडल, एंडो मीन्स इनसाइड, है ना। तो अंदर वाली लेयर एंडोमाइसियम जो मसल फाइबर को कवर कर रही है, पेरी जो मसल बंडल को कवर कर रही है। अब यहां पर इस डायग्राम में, इस मसल के क्रॉस सेक्शनल डायग्राम में आपको 6 मसल बंडल दे रखे हैं, और ये जो मसल बंडल्स हैं बच्चों, ये मसल बंडल्स आपस में मिलकर पूरी मसल बना रहे हैं, ठीक है। अब पूरी की पूरी मसल भी कवर्ड है बच्चों, आप देख सकते हो बाहर कवरिंग प्रेजेंट है। पूरी की पूरी मसल भी जो है वो कवर्ड होती है कनेक्टिव टिश्यू की लेयर से, लेकिन अब यहां पर कनेक्टिव टिश्यू लूज टाइप का नहीं होता, डेंस टाइप का होता है। हम जब पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा ये चीज कि दो तरह के कनेक्टिव टिश्यू वहां पढ़ेंगे, लूज एंड डेंस। तो पहली जो 2 लेयर्स अपन ने पढ़ी है मसल फाइबर के बाहर और मसल बंडल के बाहर, वो तो है लूज कनेक्टिव टिश्यू की। पूरी मसल को जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर कवर कर रही है वो बनी हुई होती है डेंस कनेक्टिव टिश्यू की, ध्यान रखना। और ये लेयर क्या कहलाती है बच्चों? फेशिया और एपीमाइसियम। इसका मतलब क्या है? सारे मसल बंडल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ लेयर ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कोलेजन बंडल्स, कोलेजन फाइबर्स बहुत सारे मिलते हैं बच्चों। कोलेजन फाइबर्स क्या होते हैं? कोलेजन नाम का एक प्रोटीन होता है, उससे बने हुए फाइबर्स। ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू में बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? सारे मसल बंडल्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, अटैच्ड होते हैं, और ओवरऑल पूरी मसल कवर्ड भी होती है विद द हेल्प ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू लेयर व्हिच इज मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर्स, एंड दिस लेयर इज कॉल्ड एज फेशिया और एपीमाइसियम। क्या बोलेंगे इस लेयर को हम? फेशिया और एपीमाइसियम। तो मसल के सबसे बाहर जो लेयर है बच्चों, जो सारे बंडल्स को भी एक साथ कनेक्ट करके रखे हुए हैं और पूरी मसल को भी कवर करके रखे हुए हैं, दैट इज फेशिया और एपीमाइसियम। ये जो फेशिया वर्ड है बच्चों, ये एपीमाइसियम के लिए भी यूज होता है और पेरीमाइसियम के लिए भी यूज होता है। एंडोजिनस एंड एक्सोजिनस, जो बाहर की तरफ है और एक अंदर की तरफ है। क्लियर? ये सारे कवरिंग्स अपने को पता होने चाहिए, पूछे जाते हैं बच्चों, ये हमें क्लियरली याद होने चाहिए। प्लस देखो, जो मसल सेल्स है इनको अपने सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए ब्लड सप्लाई भी चाहिए। तो ब्लड वेसल्स भी आपको इस डायग्राम में शो कर रखी है, ठीक है। तो डायग्राम तो एज सच स्केलेटल मसल का है, बट यहां पर ब्लड वेसल्स भी, और ब्लड वेसल की वॉल में यदि कोई आपसे पूछे कौन सी टाइप की मसल्स होती है, तो बच्चों ध्यान रखना, ब्लड वेसल की वॉल में भी मसल्स होती है, लेकिन वो स्मूथ टाइप की होती है, इनवॉलेंट्री टाइप की होती है। क्लियर? आगे बात समझ में? तो आई होप यहां तक किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हो तो पूछ सकते हो। तो ये जो अभी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, एक बार अपन ये सारी कवरिंग्स के पॉइंट्स पढ़ लेते हैं बच्चों।
एंडोमाइसियम वाला पॉइंट ऑलरेडी अपन ने कवर कर लिया कि ईच मसल फाइबर इज कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एंडोमाइसियम. देन मेनी मसल फाइबर्स टुगेदर फॉर्म अ मसल बंडल. ईच मसल बंडल इज ऑल्सो कवर्ड बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड पेरीमाइसियम. है ना, ये पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिया. बच्चों अभी लिखने में टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि जितने भी प्रीमियम बैच वाले स्टूडेंट्स हैं आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, और बता भी रखा है, बार बार रिमाइंड भी करवाता हूं कि आपको ये सारे हैंड रिटन नोट्स डाउनलोडेबल फॉर्म में अवेलेबल हैं ऑन दी ऐप इन योर लाइब्रेरी इन योर कोर्स. है ना, तो वहां से डाउनलोड कर लिया करो. जब मैं पढ़ाता हूं तो सिर्फ समझने पे ध्यान देना है. आप चाहे बाद में प्रैक्टिस के लिए याद करने के बाद लिख सकते हो, लिखकर रिवाइज कर सकते हो, लेकिन क्लास के वक्त और पहली बार याद करते वक्त अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत करना बच्चों. ऑलरेडी अच्छी राइटिंग में बना कर लाता हूं, है ना, डॉक्टर हूं, यूजुअली डॉक्टर्स की राइटिंग अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि राइटिंग बिल्कुल साफ, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं. पॉइंट वाइज बना के ला रहा हूं, एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स कवर करके ला रहा हूं. जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स एनसीईआरटी के बाहर वो भी इसमें कवर्ड हैं बच्चों. तो जब मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो फिर उसका फायदा आपको मिलना चाहिए कि आप अपना समय बचाओ. जितना ज्यादा समय यहां पर बचा लोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे हमारे. ऑल मसल बंडल्स टुगेदर फॉर्म अ मसल. सारे मसल बंडल्स मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? मसल बनाते हैं. ऑल मसल बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ कॉमन कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेशिया और एपिमाइसियम. है ना, ये भी अपन ने एक्सप्लेन कर लिया था कि भाई जितने भी ये मसल बंडल्स हैं ये सब आपस में मिलकर, सारे मसल बंडल्स आपस में मिलकर एक मसल बनाते हैं. और ये मसल भी कवर्ड होती है कनेक्टिव टिश्यू से, लेकिन डेंस कनेक्टिव टिश्यू लेयर से, जिसको हम कहते हैं एपिमाइसियम. अब जो फेशिया वर्ड है वो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि उसको हम पेरीमाइसियम के लिए भी यूज करते हैं और एपिमाइसियम के लिए भी यूज करते हैं. ये चीज याद रखना. तो चाहो तो यहां पर ऐड कर लो. जब आप ये डायग्राम नोट्स डाउनलोड करोगे बच्चों, तो इस पॉइंट को अपने नोट्स में ऐड कर लेना कि भाई हम पेरीमाइसियम को भी फेशिया बोलते हैं, एपिमाइसियम को भी फेशिया बोलते हैं. ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों. अब मसल बंडल. मसल बंडल, हर एक मसल बंडल के लिए भी एक और नाम होता है बच्चों. एनसीईआरटी ने ये नाम दे रखा है, इसलिए हमें याद करना जरूरी है. फेसिकल. हर मसल बंडल को हम फेसिकल भी बोलते हैं. ईच मसल बंडल इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेसिकल, और इसीलिए इनकी कवरिंग को हमने फेशिया भी बोला है बच्चों. अब यहां से हम बात करेंगे किसकी? एक सिंगल मसल फाइबर की. किसकी बात करेंगे? एक मसल फाइबर की बात करेंगे बच्चों. तो पहले एक्सप्लेन करूंगा, फिर अपन पॉइंट्स पढ़ेंगे. यहीं पर ही एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि साथ के साथ आपको पॉइंट्स भी विजिबल रहें. ठीक है, चलो. तो पहले तो एक फाइबर बना लेते हैं, एक मसल फाइबर बना लेते हैं भाई, सिंगल मसल फाइबर. स्केलेटल मसल की जो मसल सेल या मसल फाइबर होता है वो कैसा होता है बच्चों? सिलिंड्रिकल होता है, जिसमें मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं. ये पॉइंट ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर में डिफरेंसेस में डिस्कस कर चुके हैं. तो अभी मैं न्यूक्लियाई नहीं बना रहा हूं अंदर के, है ना. अभी मैंने सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला पार्ट बनाया है इस स्केलेटल मसल सेल या फाइबर का. इसके बाहर क्या प्रेजेंट होती है? इसके बाहर एंडोमाइसियम यानी कि अ थिन लेयर ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू. उसको अभी हम यहां पर ड्रॉ नहीं करेंगे. अब बच्चों, ये जो स्केलेटल मसल फाइबर है, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, बेटा सिमरन जो आपको डायग्राम अभी दे रखा था उसमें जो आउटर मोस्ट लेयर है एक्चुअली वो तो स्किन है. वहां पर आपको क्रॉस सेक्शन जब दिखाया है तो सबसे बाहर स्किन होती है, उसके नीचे फैट की लेयर होती है, उसके नीचे फेशिया होता है और फिर मसल होती है. तो वहां पर आप देखोगे ध्यान से, जब आप एनसीईआरटी में डायग्राम देखोगे तो मसल के बाहर आपको 3 लेयर दिख रही है, नॉट ओनली 2 लेयर्स. तो सबसे बाहर स्किन है, फिर फैट लेयर है, फिर फेशिया है, फिर मसल है बच्चों. है ना, क्लियर है बेटा सिमरन? तो ये एक सिंगल स्केलेटल मसल फाइबर. अब बच्चों, स्केलेटल मसल फाइबर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं सार्कोलेमा. और ये सार्कोलेमा टर्म क्यों यूज होता है? इसका रीजन है बच्चों, क्योंकि दिस इज कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू विच इज कॉल्ड एज एंडोमाइसियम. तो क्योंकि स्केलेटल मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोलेजन से बनी हुई एक लेयर के कांटेक्ट में या उसके साथ फ्यूज्ड होती है, उससे कवर्ड होती है, इसीलिए ये स्पेशल टर्म हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर के लिए यूज करते हैं, दैट इज सार्कोलेमा. याद रखना है, बार बार ये टर्म यूज होगा, पूछा भी जाता है. ठीक है, फिर
जो अंदर का साइटोप्लाज्म है, स्केलेटल मसल फाइबर के अंदर सेल है, क्योंकि ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा, उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स भी होगी, न्यूक्लियाई भी होते हैं यहां पर। तो जो अंदर का साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है बच्चों स्केलेटल मसल फाइबर का, उसके लिए भी हम एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं, और वो स्पेशल टर्म क्या होता है बच्चों? वो होता है सार्कोप्लाज्म। क्या टर्म होता है? सार्कोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्म। क्लियर? ठीक है। तीसरा टर्म हमें क्या याद रखना है? मैंने क्या बोला? सेल है तो इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स भी होगी। सेल ऑर्गेनेल्स में क्या प्रेजेंट होंगे? सेल ऑर्गेनेल्स में आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलेंगे, सारी सेल ऑर्गेनेल्स आपको मिलेगी बच्चों। तो यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होंगे। और आप सेल बायोलॉजी में पढ़ते हो बच्चों, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा, 11th क्लास में भी आप पढ़ते हो कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है वो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी कनेक्टेड होती है, इन कंटिन्यूटी होती है। जैसा मैंने यहां पर बनाया अभी, है ना, कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस स्केलेटल मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी कनेक्टेड है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी आगे नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मैकेनिज्म ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे बच्चों, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां पर काम आएगा। क्या याद रखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है मसल फाइबर्स का, वो मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है, अटैच्ड होता है, कनेक्टेड होता है ना। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं स्केलेटल मसल फाइबर के, इनके लिए भी हम एक टर्म यूज करते हैं। क्या? इनको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं बच्चों? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नथिंग बट अनदर नेम फॉर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ स्केलेटल मसल सेल्स और स्केलेटल मसल फाइबर्स। आई थिंक यहां तक एवरीथिंग इज क्लियर। ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होते हैं? कैल्शियम आयंस। तो हम क्या कहते हैं? दी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में काम आएगा। तो इनके अंदर क्या भरे हुए हैं? कैल्शियम आयंस बहुत ज्यादा अमाउंट में भरे हुए होते हैं, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के वक्त काम में आएंगे। कैसे काम में आएंगे वो हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में जब मैकेनिज्म समझेंगे, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी समझेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि एनसीईआरटी ने भी डिटेल में दे रखा है, वहां पर काम आने वाला है, हम समझने वाले हैं बच्चों। तो ये जो तीन टर्म्स अभी मैंने आपको बताए याद रखने हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर कॉल्ड एज सार्कोलेमा, cytoplasm of skeletal muscle fiber called as sarcoplasm, and endoplasmic reticulum of skeletal muscle fiber called as sarcoplasmic reticulum, which is storehouse of calcium ions. सारे पॉइंट यहां पर लिख रखे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर सार्कोलेमा, साइटोप्लाज्म ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर कॉल्ड एज सॉरी यहां पर गलत लिख दिया बच्चों, साइटोप्लाज्म विल बी कॉल्ड एज व्हाट? सार्कोप्लाज्म, है ना, सार्कोप्लाज्म कर लेना इसको, ये रेटिकुलम नेक्स्ट पॉइंट में है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, यहां पर ये सही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच आर स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। आई थिंक यहां तक के सारे पॉइंट्स हमें क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सार्कोप्लाज्म हैज, अब सार्कोप्लाज्म जो होता है बच्चों मसल फाइबर का, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? लॉन्जिट्यूडनली अरेंज्ड मायोफिलामेंट्स और मायोफिब्रिल्स। अभी बताऊंगा क्या होते हैं ये, विच आर मेड अप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स एक्टिन एंड मायोसिन। तो यहां पर ये जो अभी अपन ने एक स्केलेटल मसल फाइबर बनाया बच्चों, इसका जो सार्कोप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे? इसके अंदर आपको लॉन्जिट्यूडनली अरेंज, लॉन्जिट्यूडनली का मतलब क्या होता है बच्चों? दिस इज द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मसल फाइबर, ये इसकी लॉन्ग एक्सिस है। हमारी बॉडी की लॉन्ग एक्सिस कौन सी? ये वाली, है ना, लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस। इस फाइबर की लॉन्ग एक्सिस या लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ये है। इस एक्सिस के पैरेलल जो भी चीजें होगी इसमें, वो क्या कहलाएगी? लॉन्जिट्यूडनल। तो हर स्केलेटल मसल फाइबर के अंदर क्या मिलेंगे आपको? हर स्केलेटल मसल फाइबर के अंदर इस एक्सिस के पैरेलल, इस एक्सिस के पैरेलल अरेंज्ड यानी कि लॉन्जिट्यूडनली अरेंज्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स या फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, which are called as what? Which are called as myofibrils, myofibrils और myofilaments। अभी हम किस लेवल पे स्टडी कर रहे हैं बच्चों? भूलना नहीं है, अभी हम एक स्केलेटल मसल सेल, सिंगल स्केलेटल मसल सेल या स्केलेटल मसल फाइबर को डिटेल में देख रहे हैं। बहुत सारे मसल
सेल्स या फाइबर्स मिलकर एक मसल बंडल बनाते हैं और कई मसल बंडल्स मिलकर फिर एक मसल बनाते हैं। अभी हम सिर्फ एक मसल फाइबर के लेवल पे बात कर रहे हैं, और उसके भी अंदर जो साइटोप्लाज्म यानी कि सार्कोप्लाज्म होता है उसमें भी कुछ फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज मायोफिब्रिल्स और मायोफिलामेंट्स, जो प्रोटीन्स के बने होते हैं। और इन प्रोटीन्स को हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहते हैं क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जो इन मायोफिलामेंट्स या मायोफिब्रिल्स में प्रेजेंट है या इनको बना रहे हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, क्वेश्चन आया है यहां पर अनन्या का कि सर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेस कैसे होता है रेड मसल इन कंपैरिजन टू। बेटा रेड मसल फाइबर व्हाइट मसल फाइबर में जो डिफरेंस है वो आएगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, है ना, स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, डायरेक्टली हम वहां जंप नहीं कर सकते, पहले मसल समझो। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे हर एक मायोफिब्रिल या मायोफिलामेंट का डिटेल्ड स्ट्रक्चर क्या है, और हाई पावर माइक्रोस्कोप से अब हम इस एक मायोफिब्रिल को देखने वाले हैं जो मसल सेल के साइटोप्लाज्म में लॉन्जिट्यूडनली प्रेजेंट है, जिसकी मदद से मसल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन होता है बच्चों। तो नाउ देयर विल बी डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ मायोफिब्रिल और मायोफिलामेंट। ध्यान से समझना, मैं कह सकता हूं कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मस्कुलर सिस्टम, और यहां से क्वेश्चंस आते भी हैं और बच्चों के गलत होते भी हैं बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। अब यहां पर मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा अभी। चलो, तो बच्चों दो तरह के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स मैंने बोला मायोफिलामेंट के अंदर होते हैं। उनमें से एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन रिलेटिवली थोड़ा लंबा भी होता है, फिलामेंट जो है उससे बना हुआ फिलामेंट वो रिलेटिवली लंबा भी होता है और मोटा भी होता है। तो यहां पर जो मैंने ग्रीन कलर से जो फिलामेंट्स बनाए बच्चों, ये किसके फिलामेंट्स हैं? दीज आर ऑफ मायोसिन। मायोसिन फिलामेंट से, मायोसिन प्रोटीन से बने हुए बच्चों। इसको हम थिक फिलामेंट भी कहते हैं क्योंकि ये रिलेटिवली मोटा होता है। इसकी थिकनेस की यदि मैं बात करूं तो 120 एंगस्ट्रॉम तो इसकी थिकनेस होती है बच्चों, और इसकी लंबाई की यदि मैं बात करूं तो 1.5 माइक्रोमीटर यानी कि माइक्रोन्स इसकी लंबाई होती है। ध्यान से इस डायग्राम को समझ लेना, इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या मिलेंगे बच्चों? आपको मायोसिन फिलामेंट्स मिलेंगे एक मायोफिलामेंट या मायोफिब्रिल के अंदर, इस तरह से अरेंज्ड होते हैं। इनके अलावा दूसरे तरह के फिलामेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं बच्चों यहां पर, और उन फिलामेंट्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज एक्टिन फिलामेंट्स, जो इनसे पतले होते हैं। क्या होते हैं? इनसे पतले होते हैं बच्चों। ठीक है, तो वो कैसे प्रेजेंट होंगे? वो देखो इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, यहां पर मैं बना रहा हूं। अभी जब पूरा डायग्राम बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आ जाएगी। है ना, इधर भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये जो मैंने अभी बनाया बच्चों, दीज आर व्हाट? दीज आर एक्टिन फिलामेंट्स। क्या कहते हैं इनको हम? एक्टिन फिलामेंट्स। हर एक्टिन फिलामेंट थिन फिलामेंट भी कहलाता है क्योंकि मायोसिन से पतला है। कितना पतला है? सिर्फ आधी थिकनेस का होता है। वो 120 एंगस्ट्रॉम मोटा था, ये सिर्फ 60 एंगस्ट्रॉम मोटा ही होता है। लेंथ भी इसकी कम होती है, सिर्फ 1 माइक्रोमीटर लंबा होता है। 1 माइक्रोन इसकी लेंथ होती है, उसकी 1.5 माइक्रोन्स थी बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है? जितने भी ये मायोसिन फिलामेंट्स, थिक फिलामेंट्स आपको दिख रहे हैं, इन सब थिक फिलामेंट्स के बीच में से एक प्रोटीन से बनी हुई मेम्ब्रेन या बैंड निकलता है बच्चों, जो इन मायोसिन फिलामेंट्स को अटैच करके रखता है। ठीक है, और ये जो प्रोटीन से बना हुआ बैंड है बच्चों, इसको हम कहते हैं एम लाइन। क्या बोलते हैं? एम लाइन। और ये किस प्रोटीन की बनी होती है? मायोमेसिन प्रोटीन। किसकी बनी होती है बच्चों? मायोमेसिन प्रोटीन की बनी हुई होती है। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लेना बच्चा।
है ना, वैसे होना नहीं चाहिए, एक एक चीज में बहुत फाइन वे में एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब ये जो एक्टिन फिलामेंट्स अपन ने बनाए थे बच्चों, ये एक्टिन फिलामेंट्स भी आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटीन मेम्ब्रेन। कैसे कनेक्टेड होंगे? ऐसे कनेक्टेड होंगे। ये रेड कलर से जो मैं बना रहा हूं, प्रोटीन से बनी हुई एक क्या है? मेम्ब्रेन है, जो इन एक्टिन फिलामेंट्स को भी आपस में अटैच करके रखती है। क्लियर है? आगे बात समझ में? जैसे यहां पर एक्टिन फिलामेंट्स हैं, तो अभी ये कंटिन्यूटी में आगे आपको मायोसिन एक्टिन मिलेंगे, तो अपन यहां पर और बना सकते हैं। यहां पर चाहे तो जैसे यहां पर अभी अगला भी मायोसिन होगा, वहां पर ये आपको और एक्टिन्स मिलेंगे। यहां पर भी मिलेंगे, तो ये भी किससे जुड़े हुए होंगे? विद द हेल्प ऑफ जेड डिस्क। ये जो मेम्ब्रेन बना रहा हूं रेड कलर की, इससे अटैच्ड होंगे। तो ये जो रेड कलर की मेम्ब्रेन है प्रोटीन से बनी हुई, जो एक्टिन्स को जोड़ के रखती है, ध्यान रखना, जो किसको जोड़ के रख रही है बच्चों? एक्टिन्स को जोड़ के रख रही है, ये कहलाती है जेड डिस्क। क्या कहलाती है बच्चों? जेड डिस्क। ये भी एक प्रोटीन से बनी हुई है और उस प्रोटीन का नाम होता है एक्टिनिन। क्या होता है उस प्रोटीन का नाम बच्चों? एक्टिनिन। तो जैसे यहां पर ये एक्टिनिन है ना, जेड डिस्क, इसी तरह से एक्टिनिन की बनी हुई यहां पर भी ये जेड डिस्क है, एक्टिनिन। आई थिंक यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होगी आपको। अब ये हम क्या देख रहे हैं अभी, भूलना मत, मैं आपको क्या बनाकर दिखा रहा हूं बच्चों? यहां पर मैंने आपको बनाकर दिखाया है कि एक मायोफिलामेंट, मायोफिलामेंट्स किसके अंदर होते हैं? इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर। ध्यान रखना, किसके अंदर होते हैं? इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर। तो हर एक मायोफिलामेंट का क्या डिटेल्ड स्ट्रक्चर है वो अभी अपन देख रहे हैं बच्चों, ध्यान रखना, है ना। और मैंने आपको एक चीज बोली थी कि स्केलेटल मसल्स आर स्ट्राइटेड, और वो क्यों होती है वो आज हम समझेंगे। तो वो अभी हम यहां पर समझेंगे कैसे। अब बच्चों मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि जिस मायोफिलामेंट का डिटेल्ड स्ट्रक्चर, मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर अपन एक माइक्रोस्कोप के थ्रू देख रहे हैं यहां पर, उस मायोफिलामेंट को मैं नीचे बना रहा हूं, उस मायोफिलामेंट को मैं यहां पर बना रहा हूं। ये मायोफिलामेंट है जिसको हम एक हाई पावर माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। तो इस मायोफिलामेंट के अंदर हमें ये सारे चीजें मिल रही है, मायोसिन फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट्स, एक रेगुलर अरेंजमेंट है। एक्टिन्स जो है वो किसकी मदद से जुड़े हुए हैं? जेड डिस्क की मदद से। जो मायोसिन फिलामेंट्स हैं वो किसकी मदद से जुड़े हुए हैं? विद द हेल्प ऑफ एम लाइन। ये सब प्रोटीन की मेम्ब्रेन्स हैं। क्लियर? अब बच्चों होता क्या है देखो, अब ध्यान से देखना, जो मायोसिन फिलामेंट है, मैंने क्या बोला था, वो मोटा फिलामेंट है ना। तो एक मायोसिन फिलामेंट के इस एंड से इस एंड तक, फ्रॉम वन एंड ऑफ द मायोसिन फिलामेंट टू इट्स अनदर एंड, क्योंकि मायोसिन फिलामेंट की थिकनेस ज्यादा है, तो जब हम बाहर से मायोफिलामेंट या मसल फाइबर को देखेंगे बच्चों, तो वो एरिया, ध्यान से सुनना, वो एरिया जहां पर ये मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं आपको रिलेटिवली डार्कर दिखेंगे, क्योंकि इस एरिया में एक्टिन की कंपैरिजन में मोटे थिक फिलामेंट्स हैं बच्चों, ध्यान रखना। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद बच्चों दो मायोसिन फिलामेंट्स के बीच का पार्ट देखो, यहां पर ये वाला मायोसिन फिलामेंट एंड हो गया, यहां से दूसरा मायोसिन फिलामेंट चालू हो रहा है। इन दोनों के बीच का जो पार्ट है, इन दोनों के बीच का जो पार्ट है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्टिन्स प्रेजेंट है ना, जो जेड डिस्क से कनेक्टेड है, लेकिन मायोसिन फिलामेंट बिल्कुल नहीं है। और एक्टिन फिलामेंट्स रिलेटिवली पतले थिन फिलामेंट्स हैं। तो क्योंकि दो मायोसिन फिलामेंट्स के बीच में सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं जो उनसे पतले हैं, थिन हैं, तो दो मायोसिन फिलामेंट्स के बीच में वो पार्ट जहां सिर्फ एक्टिन्स होते हैं आपको लाइट कलर का दिखेगा जब आप बाहर से देखोगे बच्चों। तो ये जो पार्ट है बिटवीन टू मायोसिन फिलामेंट्स आपको लाइट दिखेगा। फिर यहां से मायोसिन चालू हो रहा है, तो मायोसिन के इस एंड से इस एंड तक फिर अगेन कैसा पार्ट दिखेगा बच्चों? आपको डार्क पार्ट दिखेगा। फिर वापस एक्टिन वाला पार्ट है, फिर लाइट पार्ट दिखेगा, इधर भी एक्टिन वाला पार्ट है, लाइट पार्ट दिखेगा। तो इसका मतलब क्या है? बाहर से देखने पे हमें ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट एरियाज दिख रहे हैं, और इसी की वजह से स्केलेटल मसल्स कैसी दिखती है? स्ट्राइटेड और स्ट्राइप, उस पे धारियां होती है। तो स्ट्राइशंस का रीजन समझ में आ गया बच्चों? नहीं आया हो तो पूछ लेना, है ना। और आ गया हो तो लिख दो कि सर क्लियर है, क्लियर लिख दिया करो भाई, समझ में आ जाए तो, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि भाई कोई डाउट तो नहीं है। अब बच्चों ये जो डार्क वाला एरिया है, मतलब मायोसिन फिलामेंट के एक एंड से दूसरे एंड तक
इसको हम क्या बोलते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज डार्क बैंड, क्योंकि डार्क है। या इसको हम एक और नाम देते हैं एनआइसोट्रोपिक बैंड। क्या नाम देते हैं, एनआइसोट्रोपिक बैंड, और एक और नाम देते हैं ए बैंड। डार्क क्यों बोला, ये तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि डार्कर है, डार्क कलर का दिख रहा है। एनआइसोट्रोपिक क्यों बोला बच्चों, देखो ये जो डार्क बैंड वाला एरिया है, मतलब मायोसिन के एक एंड से दूसरे एंड तक, यहां पर मायोसिन के साथ साथ एक्टिन भी इसको कुछ पार्ट में ओवरलैप कर रहा है, नहीं कर रहा, ओवरलैपिंग हो रही है ना। और क्योंकि यहां पर ओवरलैपिंग हो रही है, तो यानी दो तरह के फिलामेंट्स हैं। अब यदि इस एरिया से यानी कि डार्क बैंड से मैं यदि लाइट को पास करूंगा, तो उसको मायोसिन फिलामेंट भी रिफ्रैक्ट करेंगे और एक्टिन फिलामेंट्स भी रिफ्रैक्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि दोनों की थिकनेस अलग अलग है, तो रिफ्रैक्टिव प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, रिफ्रैक्शन अलग अलग होगा लाइट का, है ना। यूनिफॉर्म रिफ्रैक्शन होगा, तो यूनिफॉर्म के लिए हम वर्ड यूज करते हैं आइसो। आइसो वर्ड वहां यूज होता है जहां पर चीजें यूनिफॉर्म हो रही हो, लेकिन यहां पर रिफ्रैक्शन नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है, इसीलिए हमने इस पार्ट को, इस एरिया को, इस बैंड को जो डार्क दिख रहा है, हमें क्या बोला, एन आइसोट्रोपिक बैंड। और एन आइसोट्रोपिक से हमने क्या अल्फाबेट ले लिया, ए, यानी कि ए बैंड। बच्चों ये बैंड्स अच्छे से समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर में, यही आपको मेनली समझना है। और इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में वापस रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि जब तक दो बार नहीं पढ़ेंगे ये याद होता नहीं है, समझ में भी नहीं आता है। ठीक है, आगे बात समझ में। फिर देखो इसके बाद वो पार्ट, दो डार्क बैंड्स के बीच का वो पार्ट जहां पर सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स हैं, ये पार्ट लाइट दिखता है, तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ये वाला पार्ट जो है, दिस इज कॉल्ड एज लाइट बैंड। क्योंकि यहां पर सिर्फ एक्टिन, एक ही तरह के फिलामेंट्स है, दोनों नहीं है, मायोसिन और एक्टिन। तो जब लाइट को हम यहां से पास करेंगे, तो सिर्फ एक्टिन ही उनको रिफ्रैक्ट करेंगे। अगेन यूनिफॉर्म रिफ्रैक्शन है, तो यहां पर वर्ड यूज होगा आइसो, तो ये बैंड क्या कहलाएगा, आइसोट्रोपिक बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड। और यहां पर आइसोट्रोपिक से हम कौन सा अल्फाबेट लेंगे बच्चों, आई, तो इसीलिए इस बैंड का और क्या नाम होता है, आई बैंड। तो आई बैंड कौन सा वाला बैंड हो गया, आई बैंड ये हो गया बच्चों अपना, आइसोट्रोपिक और आई बैंड और लाइट बैंड। फिर वापस क्या चालू हो गया, यहां से मायोसिन फिलामेंट चालू हो गया, तो यहां नहीं, यहां से डार्क बैंड चालू हो गया वापस से, तो फिर ये क्या कहलाएगा बच्चों, अगेन दिस विल बी कॉल्ड एज डार्क बैंड और ए बैंड। तो इस तरह से आई बैंड और ए बैंड ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं मायोफिलामेंट पे। जो मायोफिलामेंट पे दिख रहा होगा वही चीज मसल फाइबर पे भी दिखेगी, क्योंकि मसल फाइबर के अंदर ही मायोफिलामेंट है और उसके लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल ही अरेंज्ड है। और जो चीज आपको मसल फाइबर पे दिखेगी वही मसल बंडल के लेवल पे दिखती है, वही मसल के लेवल पे दिखती है, इसीलिए स्केलेटल मसल्स आर स्ट्राइटेड इन नेचर, है ना बच्चों। आई थिंक समझ में अब आ गया होगा कि डार्क बैंड क्या होते हैं, लाइट बैंड क्या होते हैं आपको। अब यहां पर एक चीज और समझ लो, क्या समझनी है, देखो बच्चों अब फोकस करो डार्क बैंड के ऊपर। डार्क बैंड कहां से कहां तक है, यहां से लेकर यहां तक ये एक डार्क बैंड है, फिर यहां से लेकर यहां तक एक डार्क बैंड है। ये जो डार्क बैंड वाला एरिया है, इसमें भी हम कह सकते हैं दो अलग अलग रीजन्स हैं, दो अलग अलग एरियाज हैं। कैसे, ये जो पार्ट है बच्चों, और ये जो पार्ट है, मतलब साइड वाला जो पार्ट है डार्क बैंड का, बाहर वाला पार्ट, यहां पर ओवरलैपिंग बिटवीन मायोसिन एंड एक्टिन हो रही है, यानी यहां पर क्राउडिंग ऑफ फिलामेंट्स या डेंसिटी ऑफ फिलामेंट्स ज्यादा है। लेकिन जो बीच वाला पार्ट है डार्क बैंड का, वहां पर ओवरलैपिंग नहीं हो रही, वहां पर सिर्फ मायोसिन है। तो यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई ये जो डार्क बैंड है, इसमें जो साइड वाले पार्ट है जहां पर ओवरलैपिंग है, दो तरह के फिलामेंट्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, वो आपको ज्यादा डार्क दिखेगा, या बीच वाला पार्ट डार्क बैंड का जहां पर सिर्फ मायोसिन फिलामेंट है, फिलामेंट्स कम है, वो आपको ज्यादा डार्क दिखेगा, ये आपको बताना है। तो आपको क्या बताना है, पेरिफेरल पार्ट, बाहर वाला पार्ट यानी कि पेरिफेरल पार्ट डार्क दिखेगा ज्यादा, या मिडिल पार्ट डार्क दिखेगा, गिव द आंसर। यदि आपको लगता है पेरिफेरल ज्यादा डार्क तो लिख दो पेरिफेरल, आपको लगता है मिडिल पार्ट ज्यादा डार्क दिखेगा तो लिख दो बच्चों मिडिल। फिर मैं आगे समझाऊंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आना चाहिए, हमें कोई चीज रटनी नहीं है बच्चों बिना समझे, हर चीज को हम समझते हुए करेंगे।
ओवरलैप्ड एरिया विल बी मोर डार्कर। बेटा बिल्कुल सही आंसर है ना, सही आंसर दिया है सिमरन ने। तो बाहर वाला पेरिफेरल एरिया ज्यादा डार्क होगा, बीच वाला एरिया लाइट होगा। तो हम क्या करते हैं, जो बाहर वाला एरिया है उस पर क्रिस क्रॉस लाइंस बना देते हैं, है ना, ऐसे कर देते हैं। तो यहां से अब हमें पता चल रहा है कि ये बाहर वाले पार्ट्स जो हैं डार्क बैंड की, पूरा डार्क बैंड था, बाहर वाले पार्ट्स डार्क, बीच वाला पार्ट रिलेटिवली लाइटर, रिलेटिवली बोल रहा हूं, कंपेरेटिवली लाइटर है ना। लेकिन यदि लाइट बैंड से कंपेयर करें तो उससे तो डार्क ही होगा। तो बच्चों यहां पर एक टर्म और आ रहा है, डार्क बैंड के बीच का वो रीजन, डार्क बैंड के बीच का वो रीजन जो कंपेरेटिवली लाइटर होता है उसको हम कहते हैं एच जोन। क्या कहते हैं, एच जोन या हेंसन्स जोन। साइंटिस्ट के नाम पर है एच जोन और हेंसन्स जोन। ठीक, तो सारे एरियाज क्लियर हुए नहीं हुए। डार्क बैंड क्या होता है, उसको एनाइसोट्रोपिक क्यों कहते हैं या ए बैंड क्यों कहते हैं। लाइट बैंड क्या होता है, दो डार्क बैंड के बीच का एरिया जहां पर सिर्फ एक्टेंस है उसको आइसोट्रोपिक या आई बैंड भी कहते हैं। सॉरी, लाइट बैंड क्या होता है, आइसोट्रोपिक या आई बैंड जो दो डार्क बैंड्स के बीच में है। फिर एच जोन क्या होता है या हेंसन्स जोन क्या होता है, डार्क बैंड के बीच का एरिया जहां पर ओवरलैपिंग नहीं हो रही है मायोसिन एक्टिन में, दैट इज रिलेटिवली लाइटर इन कंपैरिजन टू दी साइड पार्ट्स ऑफ पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ द डार्क बैंड, दैट इज कॉल्ड एज एच जोन और हेंसन जोन। लास्ट चीज जो यहां पर याद रखनी है बच्चों, जेड डिस्क देख लिया अपन ने, जेड डिस्क एक्टिन फिलामेंट्स को यहां पर कनेक्ट कर रही है। हर एक्टिन फिलामेंट 1 माइक्रोन लेंथ का है बच्चों, ये 1 माइक्रोन का, ये 1 माइक्रोन का, ये 1 माइक्रोन का, ये 1 माइक्रोन का, है ना। तो ये जो जेड डिस्क है बच्चों, एक जेड डिस्क से लेकर दूसरी जेड डिस्क तक का जो डिस्टेंस होता है, एक जेड डिस्क से दूसरी जेड डिस्क तक का जो पार्ट है ना, पार्ट ऑफ मायोफिलामेंट और मायोफिब्रिल फ्रॉम वन जेड डिस्क टू अनदर जेड डिस्क इज कॉल्ड एज सार्कोमियर। क्या बोलते हैं इस पार्ट को हम, सार्कोमियर बच्चों। तो सार्कोमियर की लेंथ कितनी हो जाएगी, देखो सार्कोमियर यहां से यहां तक है ना, जेड डिस्क टू जेड डिस्क। अब सार्कोमियर में एक तो पूरा मायोसिन फिलामेंट आ गया जिसकी लेंथ कितनी थी 1.5 माइक्रोन, प्लस यहां पर दो एक्टिन फिलामेंट्स और हैं, लेकिन इनका आधा आधा पार्ट ओवरलैप हो रहा है। हर एक्टिन फिलामेंट 1 माइक्रोन का है, हर एक्टिन फिलामेंट 1 माइक्रोन का है, लेकिन 0.5 माइक्रोन ओवरलैप कर रहा है और 0.5 माइक्रोन बाहर प्रेजेंट है। तो इधर भी 0.5 माइक्रोन बाहर निकला हुआ है, इधर भी 0.5 के आसपास पार्ट बाहर निकला हुआ है। तो एक सार्कोमियर की लेंथ कितनी होगी जल्दी से बताओ, एक सार्कोमियर की लेंथ कितनी होगी फ्रॉम जेड डिस्क टू जेड डिस्क, जल्दी से बताओ फटाफट, फुर्ती से, फास्ट। फास्ट, गिव द आंसर फास्ट। सिमरन ने आंसर दिया है 2। नो, वापस से सोचो बेटा। देखो मायोसिन की लेंथ कितनी है 1.5 है ना, इस 1.5 के इधर कितना पार्ट एक्टिन का बाहर निकला हुआ है 0.5, तो 1.5 प्लस 0.5 2 माइक्रोन हो गया। इधर भी मायोसिन के बाहर एक्टिन का कितना पार्ट निकला हुआ है 0.5, तो 2 प्लस 0.5 कितना हो गया 2.5। वेरी गुड, है ना, करेक्शन कर दिया फटाफट सिमरन ने, पहले ही मेरे बताने के पहले ही। तो एक सार्कोमियर की लेंथ होती है बच्चों 2.5 माइक्रोन, और ये लेंथ किस समय होती है 2.5, जब मसल रिलैक्स्ड स्टेट में है। तो अभी जो हमने ये पूरा डायग्राम बनाया है मायोफिलामेंट का बच्चों, ये किस स्टेट में बनाया है, ध्यान रखना, दिस इज इन रिलैक्स्ड स्टेट, दिस इज इन रिलैक्स्ड स्टेट। इसके बाद अभी अपन कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में देखेंगे, ये रिलैक्स्ड स्टेट में है, दिस इज इन रिलैक्स्ड स्टेट। इसके बाद हम कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में देखेंगे। तो ध्यान रखना, रिलैक्स्ड स्टेट में जो सार्कोमियर होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, फ्रॉम वन जेड डिस्क टू अनदर, उसकी लेंथ 2.5 माइक्रोन्स होती है। कैसे होती है मैंने बता दिया, हाफ आई बेंड, फिर पूरा ए बेंड, फिर वापस से हाफ आई बेंड, ऐसे भी हम बोल सकते हैं बच्चों। अब ये जो सार्कोमियर है, ये जो सार्कोमियर है, इस सार्कोमियर को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ
कॉन्ट्रैक्शन। इस सार्कोमियर को बच्चों हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। नहीं बेटा अनन्या 2.5 होगा, 2.2 नहीं होगा, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कैसे होगा। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्यों बोला बच्चों मैंने सार्कोमियर को? क्योंकि इसी के लेवल पर हम कॉन्ट्रैक्शन को डिफाइन भी करते हैं और स्टडी भी करते हैं, है ना। अभी जब हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन में सार्कोमियर की लेंथ कम होगी। सार्कोमियर को हमने बोला फंक्शनल यूनिट ऑफ अ मायोफिलामेंट। तो जब सार्कोमियर की लेंथ कम होगी तो मायोफिलामेंट की लेंथ कम होगी, मायोफिलामेंट की लेंथ कम होगी तो मसल फाइबर की लेंथ कम होगी, मसल फाइबर की लेंथ कम होगी तो मसल बंडल की लेंथ कम होगी, मसल बंडल्स की लेंथ कम होगी तो फिर पूरी मसल की लेंथ भी कम होगी। तो जब हम ऐसे कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो जैसे यहां बाइसेप्स मसल है तो अभी इसकी लेंथ ज्यादा है, जब कॉन्ट्रैक्शन करूंगा तो इसकी लेंथ कम हो जाएगी। दिस इज द रीजन बिहाइंड शॉर्टनिंग ऑफ लेंथ ऑफ मसल व्हाइल कॉन्ट्रैक्शन। आ गया बच्चों समझ में? ठीक, तो ये हमने देख लिया बच्चों रिलैक्स्ड स्टेट में एक मायोफिलामेंट का डिटेल्ड मैग्निफाइड स्ट्रक्चर क्या होता है। अब कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में देखेंगे, अब हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट के अंदर। तो अगेन डायग्राम बनाएंगे बच्चों। तो अगेन मायोसिन फिलामेंट्स बनाते हैं जो कि थिक होते हैं। ठीक है, ये तो मायोसिन हो गए। एक्टिन्स बनाते हैं, सारे एक्टिन्स जो हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं बच्चों? जेड डिस्क से। कर देते हैं कनेक्ट। ठीक है, ये जेड डिस्क, जेड डिस्क, जेड डिस्क। ग्रीन कलर से मायोसिन फिलामेंट, ब्राउन का लाइट ब्राउन कलर से एक्टिन फिलामेंट्स बनाया बच्चों मैंने। एम लाइन बना लेते हैं, किसके बीच में से निकलती है? मायोसिन फिलामेंट्स के बीच में से। ठीक है, अब समझो बच्चों, ये जो अब मैंने डायग्राम बनाया है ये बनाया है मैंने कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट का। अब कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में देखो क्या क्या चेंजेस हुए हैं। एक तो रीअरेंजमेंट ऑफ मायोसिन फिलामेंट्स हो गया। मायोसिन फिलामेंट्स में आपने देखा होगा पहले जो दूरी थी ज्यादा थी, अब मायोसिन फिलामेंट्स में दूरी कम हो चुकी है। ठीक है, दूसरी चीज क्या हुई है बच्चों? जो ओवरलैपिंग थी एक्टिन फिलामेंट्स की ओवर मायोसिन, ऊपर वाले डायग्राम में आप देख सकते हो कम थी। देखो यहां पर ये एक्टिन यहीं तक ही है, यहां पर भी एक्टिन यहीं तक ही, बीच वाला पार्ट खाली था जिसको हमने एच जोन यानी कि लैटर पार्ट बोला था। अब होता क्या है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन? ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन बच्चों ध्यान रखना, ये जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं, अब ध्यान से समझो,
ये जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं ये स्लाइड करते हैं, ये फिसलते हैं, स्लिप होते हैं ओवर मायोसिन फिलामेंट। मायोसिन फिलामेंट अपनी जगह ही है, इसके ऊपर ये एक्टिन ऐसे 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 स्लाइड हो रहे हैं और किसकी तरफ जा रहे हैं, एम लाइन की तरफ जाते हैं। तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन, द एक्टिन फिलामेंट्स स्लाइड ओवर मायोसिन फिलामेंट्स टुवर्ड्स द एम लाइन। अब जब ये एम लाइन की तरफ स्लाइड करेंगे तो ये जेड डिस्क को इधर खींचेंगे, इधर वाले एक्टिन्स इधर जाएंगे, अपने अपनी एम लाइन की तरफ जाएंगे, ये वाले इधर जाएंगे। तो जब ये वाले एक्टिन्स इस एम लाइन की तरफ जाएंगे तो ये तो जेड डिस्क को इधर खींचेंगे, ये वाले एक्टिन्स जेड डिस्क को उधर खींचेंगे, और जेड डिस्क फ्लेक्सिबल होती है ना। तो इसीलिए क्या हो रहा है, देखो यहां पर जो जिगजैगनेस थी, तो जेड डिस्क क्योंकि ये वाले इधर खींच रहे हैं, ये वाले तो इधर जा रहे हैं, ये वाले इधर जा रहे हैं अपनी एम लाइन की तरफ, है ना। तो सार्कोमियर के लेवल पे अपन कॉन्ट्रैक्शन स्टडी करते हैं बच्चों, एक जेड डिस्क से दूसरी जेड डिस्क के बीच में अपने को सब समझना है, तो अपन तो ये वाला सार्कोमियर ले लेते हैं, दिस सार्कोमियर। तो देखो अब इस सार्कोमियर में क्या हो रहा है, जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं वो एम लाइन की तरफ जा रहे हैं, एम लाइन की तरफ जाएंगे तो इनकी अब क्या हो रहा है, बिल्कुल एम लाइन तक पहुंच गए, तो ये जेड डिस्क को खींचेंगे टुवर्ड्स मायोसिन फिलामेंट। तो ये जेड डिस्क कहां पहुंच गए, बिल्कुल एंड ऑफ मायोसिन पर पहुंच के, देखो जेड डिस्क, और मायोसिन का भी रीअरेंजमेंट हो गया, पास पास आ गए, तो दो मायोसिन के बीच का गैप भी खत्म हो चुका है, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट है। अब देखो बच्चों यहां पर कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में क्या क्या चेंजेस हो गए इन कंपैरिजन टू द रिलैक्स्ड स्टेट। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन यही आता है कि फ्रॉम रिलैक्स्ड टू कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट क्या क्या चेंजेस होते हैं एक मायोफिलामेंट के अंदर। डार्क बैंड की पहले बात करेंगे हम। तो अभी इसमें डार्क बैंड कहां से कहां तक है, मैंने क्या बोला था, डार्क बैंड होता है एक मायोसिन के एक एंड से दूसरे एंड तक। तो अभी भी डार्क बैंड तो उतना ही है, मायोसिन फिलामेंट तो वहीं का वहीं है, दैट इज 1.5 माइक्रोन्स लेंथ होगी डार्क बैंड की। जो मायोसिन फिलामेंट की लेंथ वही डार्क बैंड की लेंथ, तो डार्क बैंड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। क्लियर ये पॉइंट, ठीक है। लाइट बैंड की बात करते हैं। लाइट बैंड क्या था बच्चों, लाइट बैंड अपन ने डिफाइन करा था दो मायोसिन फिलामेंट्स के बीच का वो एरिया जहां पर सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, दैट इज लाइट बैंड। लेकिन अब क्या हो गया, एक्टिन्स तो स्लाइड करके बिल्कुल एम लाइन तक चले गए, मायोसिन का रीअरेंजमेंट हो गया, दोनों मायोसिन के बीच का गैप खत्म है, इसका मतलब अब यहां पर लाइट बैंड ना के बराबर है क्या, यहां पर ये डार्क बैंड मायोसिन के एक एंड से दूसरे एंड तक, जस्ट इसके बाद दूसरा डार्क बैंड चालू हो गया, बीच का जो एरिया है वो ऑलमोस्ट डिसअपियर हो चुका है। तो हम क्या बोलेंगे, लाइट बैंड डिसअपियर्स व्हेन देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, लाइट बैंड डिसअपियर्स, ठीक है। एच जोन का क्या हो रहा है, एच जोन क्या था बच्चों, डार्क बैंड के बीच में वो एरिया, डार्क बैंड के बीच में वो एरिया जहां पर ओवरलैपिंग नहीं थी, ये वाला एरिया जहां पर ओवरलैपिंग नहीं थी। लेकिन अब कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में एक्टिन फिलामेंट्स बिल्कुल एम लाइन तक आ गए, बिल्कुल एम लाइन तक आ गए, तो बीच में जो नॉन ओवरलैपिंग एरिया था जहां पर ओवरलैपिंग नहीं थी वो भी अब नहीं रहा, इसका मतलब एच जोन भी डिसअपियर हो जाएगा। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहां पर कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में क्या क्या हो रहा है, दिस इज डायग्राम ऑफ व्हाट, दिस इज डायग्राम ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, है ना। तो पहला चेंज तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि भाई जो आई बैंड था वो डिसअपियर हो गया, जो एच जोन था वो भी पहले डिक्रीज होगा, जैसे जैसे एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करेगा एच जोन डिसअपियर होता जाएगा और अल्टीमेटली डिसअपियर हो जाएगा, तो एच जोन आल्सो डिसअपियर्स। सार्कोमियर की लेंथ में क्या चेंज आएगा बच्चों, अब बताओ कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में सार्कोमियर की लेंथ कितनी होगी, फटाफट आंसर दो, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ सार्कोमियर इन द कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, लेंथ ऑफ सार्कोमियर इन कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट बताओ। Length of sarcomere in contracted state, give the answer. वेरी गुड, वेरी गुड, इसका मतलब सिमरन को समझ में आ गई सारी चीजें, वेरी गुड बच्चों, है ना। तो यहां पर अब क्योंकि देखो जेड डिस्क बिल्कुल मायोसिन फिलामेंट के एंड्स पर आ चुकी है, बिल्कुल इन एंड्स पे आ गई, अब मायोसिन फिलामेंट से दूर नहीं है जेड डिस्क, तो एक जेड डिस्क से दूसरी जेड डिस्क तक ही हमने क्या बोला था, सार्कोमियर। और अब क्योंकि जेड डिस्क बिल्कुल मायोसिन फिलामेंट के एंड्स पर है,
तो जेड डिस्क से दूसरी जेड डिस्क का जो डिस्टेंस है उतना ही होगा जितना मायोसिन फिलामेंट की लेंथ होती है, यानी कि सार्कोमियर की लेंथ उतनी ही होगी जितनी मायोसिन फिलामेंट की लेंथ होती है, और जितनी मायोसिन फिलामेंट की लेंथ होती है उतनी डार्क बैंड की लेंथ होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में सार्कोमियर की लेंथ जो है वो हो जाएगी 1.5 माइक्रोन्स, 1.5 माइक्रोन्स। और ये लेंथ किसके बराबर होगी, तो लेंथ ऑफ सार्कोमियर will be equal to length of dark band और A band will be equal to length of myosin filament। तीनों किसके बराबर होंगे, 1.5 माइक्रोन। अब क्योंकि सार्कोमियर छोटा हो रहा है तो मायोफिलामेंट छोटे होंगे, मायोफिलामेंट छोटे होंगे तो मसल फाइबर छोटा होगा, मसल बंडल छोटा होगा, मसल भी छोटी होगी, शॉर्टनिंग ऑफ लेंथ होती है बच्चों। क्लियर है, आगे बात समझ में नहीं अनन्या, 1.5 होगा, 3.5 कैसे होगा बच्चों, छोटा हो रहा है ना बेटा यहाँ पर, तो ये भी 1.5, ये भी 1.5, ये भी 1.5, सारे सार्कोमियर छोटे होंगे तो ओवरऑल पूरी मसल भी छोटी हो जाएगी। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या देयर विल बी चेंज इन द लेंथ ऑफ, विल देयर बी चेंज इन द लेंथ ऑफ मायोसिन फिलामेंट एंड एक्टिन फिलामेंट, क्या मायोसिन फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट की लेंथ में कोई चेंज होगा बच्चों? Will there be change in the length of myosin and actin filament? Give the answer, yes or no. Will there be change in the length of actin and myosin filament? Give the answer in yes or no. भाई दोनों की लेंथ चेंज नहीं होगी, दोनों की होगी, या दोनों में से किसी एक की होगी, वो भी दे सकते हो। ठीक है, तो वेरी गुड सिमरन, देयर विल बी नो चेंज इन दी लेंथ ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। ये ध्यान रखना बच्चों, एक्टिन मायोसिन की लेंथ में कभी कोई चेंज नहीं होता। तो ये पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूं बच्चों, क्योंकि हमने क्या बोला था, एक्टिन और मायोसिन को कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, ये क्वेश्चन आता भी है कि भाई मायोफिलामेंट में या स्केलेटल मसल में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कौन कौन से हैं, एक्टिन और मायोसिन। और जैसे ही हमारे दिमाग में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन वर्ड आता है ना, और हम बोलते हैं कि एक्टिन और मायोसिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं, तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, यूजुअली ज्यादातर बच्चे में हर साल देखता हूं, जब मैं बात करता हूं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन तो उनके दिमाग में क्या चीज आती है, ऐसे प्रोटीन जो कॉन्ट्रैक्शन शो करते हो, लाइक स्प्रिंग, है ना। और शायद आपके दिमाग में भी आई होगी ये चीज कि सर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का मतलब ऐसे प्रोटीन जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, नहीं बेटा, इसलिए उनको अपन ने कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन नहीं बोला, उनकी लेंथ तो सेम रहती है, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग कॉन्ट्रैक्शन इन मसल, क्योंकि वो मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं, उसमें मदद करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, इसलिए उनको हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहते हैं, दिस इज द रीजन। बट उनकी खुद की लेंथ में कोई चेंज, यानी कि उनमें खुद में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। ये कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है मसल में, अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, उसमें हम यही पढ़ेंगे कि भाई ये एक्टिन स्लाइड हो रहे हैं मायोसिन के ऊपर, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी नाम ही ऐसा है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी एक्सप्लेन्स द मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स व्हिच स्टेट्स दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स अकर्स ड्यू टू sliding of actin filaments over myosin filaments towards the M-line, which results in the shortening of sarcomeres, muscle fiber, muscle bundle as well as muscle. Clear? Any doubt? ठीक है, तो यहां तक आज अपन ने कंप्लीट कर लिया। अगेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर मस्कुलर सिस्टम टॉपिक का एक पार्ट कर लिया, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम और अंदर डीप जाने वाले हैं। आज तो अपन ने देखा एक मायोफिलामेंट का जो एक्टिन मायोसिन से बना हुआ है, अब क्या देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि हर एक्टिन और हर मायोसिन का डिटेल्ड स्ट्रक्चर क्या है। एक्टिन के भी अंदर घुसेंगे, मायोसिन के भी अंदर घुसेंगे, एनसीईआरटी ने भी देखे हैं इनके डायग्राम्स और स्ट्रक्चर, और साथ के साथ हम देख लेंगे फिर कैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। उसके पहले एक चीज और यहां पर नोट कर लो बच्चों, ये जो जेड डिस्क है ये भी एक तरह के प्रोटीन की बनी हुई होती है, फिर लिख दिया मैंने यहाँ पर एक्टिनिन प्रोटीन लिखा हुआ है। चलो ठीक है, तो विद दिस वी आर एंडिंग टुडेज लेक्चर। पढ़ते रहो बच्चों, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन और आपका ड्रीम भी जरूर पूरा होगा। दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर फ्रॉम माय फ्रेंड, मेंटर एंड मोटिवेटर डॉक्टर अंशुमन, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।